हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास, उसमें भू उपयोग एवं संसाधन और विकास के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा संसाधन और विकास। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वह है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप। ठीक है, देखिए बेटा, भूमि उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, भूमि उपयोग के प्रारूप भौतिक एवं मानवीय कारक, भौतिक कारकों एवं मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, भूमि उपयोग का प्रारूप भौतिक कारकों एवं मानवीय कारकों पर, दोनों ही तत्वों पर निर्भर करता है, जिसमें भौतिक कारक के उदाहरण कौन कौन से हैं और मानवीय कारक के उदाहरण कौन कौन से हैं। भौतिक कारकों में आता है भूमि की आकृति। ठीक है, भू आकृति। ठीक है, भूमि की आकृति, भू आकृति या धरातलीय आकृति। ठीक है, इसी के साथ साथ जलवायु, मिट्टी के प्रकार या मृदा प्रकार। ठीक है, आदि भौतिक कारक होते हैं भूमि उपयोग के। और मानवीय कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं? मानवीय कारकों में है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के कौशल, मतलब कार्य की दक्षता। ठीक है, कार्य कुशलता या कार्य की दक्षता या कौशल। ठीक है, उसके बाद में वहाँ का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, एवं संस्कृति आदि मानवीय कारक होते हैं। ठीक है, जो कि भूमि उपयोग के प्रारूप पर, जो कि भूमि उपयोग प्रारूप के लिए निर्भर हैं इन कारकों पर। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, अगर हम बात करें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल तो लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कंप्लीट 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लगभग, इस भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 93% भाग, ठीक है, कितना? 93% भाग के आंकड़े ही हमारे पास कृषि आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, भूमि उपयोग के आंकड़े कितने उपलब्ध हैं? इनमें से कुल भूभाग के, कुल 100% भूभाग अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग के लगभग 93% भाग के भूमि के उपयोग के आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें
पूर्वोत्तर राज्यों में केवल असम को छोड़ करके, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में केवल असम को छोड़ करके बाकी के आंकड़े नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। असम को छोड़कर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाली ज़मीन है उसका भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में केवल भूमि उपयोग के कितने प्रतिशत आंकड़े उपलब्ध हैं? 93%। कुल भूमि के 93% भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बेटा, जब स्थायी चरागाहों के अंतर्गत जो भूमि है उसके अंतर्गत भी भूमि उपयोग में क्या हुई है? कमी हुई है, ठीक है। पशुधन, जिसमें पशुओं के चरने की समस्या क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी के साथ यदि प्रति भूमि और अन्य भूमि को भी शामिल कर लें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग हिस्सा कितना है? 54%। 54% हिस्से, इससे अधिक हिस्सा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? अधिकतम 54% हिस्सा है, ठीक है, जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रति भूमि के अलावा जो बचने वाली भूमि है, ठीक है, उसकी भूमि की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण या बंजर होने के कारण क्या है, वहाँ पर खेती करना बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रति भूमि या बंजर भूमि होने के कारण से वहाँ की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण क्या है, खेती करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार की भूमि पर 2 साल में केवल 1 या 2 बार ही क्या की जाती है? खेती की जाती है, ठीक है। 1 या 2 बार खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद में शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होता है? बदल जाता है। शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप भी एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाता है। कैसे? देखिए, यह उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वह वहाँ के स्थानीय क्षेत्र की भूमि पर निर्भर करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में उपजाऊ भूमि होने के कारण वहाँ की 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ की कुल भूमि के लगभग 10% क्षेत्र पर ही क्या होती है? खेती होती है, ठीक है, या वह कृषि योग्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कहाँ पर कितनी खेती होती है, ठीक है। देखिए बेटा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है, के अनुसार संपूर्ण धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक होना है? अनुसार संपूर्ण धरातल के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, ठीक है। 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत में वन क्षेत्र का हिस्सा क्या है? इससे भी कम है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार संपूर्ण धरातल के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत में इसका प्रतिशत काफ़ी कम है, ठीक है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन को पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो भारतीय वन नीति के अनुसार 33% भाग कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है,
इन वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी क्या होती है, इसी प्रकार के वनों पर निर्भर होती है। ठीक है, एक बड़ी आबादी जो जंगलों के पास रहती है वह क्या करते हैं, इन्हीं पर निर्भर होते हैं तथा इनकी संपदा पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और उनका आजीविका का साधन भी यही होते हैं। ठीक है, जीवन चलाने का, भरण पोषण करने का कार्य वो इसी प्रकार के वनस्पति से यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि भूमि में लगाई गई। ठीक है, भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि के उद्देश्य से लगाई गई भूमि कहलाती है। ठीक है, बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है। ठीक है, बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है। ठीक है, और गैर कृषि के उपयोग में या गैर कृषि से के तात्पर्य से लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक भूमि का संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना या उनका उल्लंघन करने एवं लगातार भूमि के उपयोग के कारण संसाधनों का निरंतर क्या होता जा रहा है, निम्नीकरण होता जा रहा है, संसाधन निरंतर घटते जा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण समाज एवं हमारे पर्यावरण में क्या है, भविष्य में एक आपदा आ सकती है, गंभीर आपदा आ सकती है। ठीक है, इसलिए इस आपदा से बचने के लिए वनों को सर्वाधिक नुकसान नहीं पहुंचाए और संसाधनों का व्यवस्थित एवं नियमित रूप से कम उपयोग किया जाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक है, देखिए बेटा, भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। संरक्षण उपाय भूमि एक ऐसा संसाधन है, ठीक है, जिसको हमारे पूर्वज, इसका उपयोग हमारे पूर्वज या हमसे पहले से ही मनुष्य क्या है, इसका उपयोग करते आए हैं। ठीक है, तथा भावी पीढ़ी के लिए भी क्या है, इसका उपयोग महत्वपूर्ण है, वह भी इसका उपयोग करेगी। ठीक है, हम भोजन, मकान एवं कपड़ा, अपनी मूलभूत सभी प्रकार की आवश्यकताओं का लगभग 90% भाग, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 90% भाग किससे प्राप्त करते हैं, इसी भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मनुष्य अपने कार्यकलापों के कारण, अपने क्रियाकलापों के कारण ही न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब जो मनुष्य की क्रियाकलाप के द्वारा ही न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, निरंतर भूमि को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी उर्वरता शक्ति घट रही है, दिनों दिन वनस्पति का ह्रास हो रहा है। तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप या मनुष्य के कार्यों के द्वारा निरंतर भूमि की क्या हो रही है, क्षति हो रही है। ठीक है, इस क्षति या इस नुकसान के कारण ही क्या है, प्राकृतिक ताकतों को धीरे धीरे क्या मिलता जा रहा है, बल मिलता जा रहा है। ठीक है, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है, निम्नीकृत है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकृत है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से लगभग 28% भूमि क्या है, वनों के अंतर्गत है तथा 56% भूमि क्षेत्र जल अपर्दित है। ठीक है, मृदा अपर्दन के कारण प्रभावित है, और शेष भाग लवणीय और क्षारीय है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय है। ठीक है, कितना, 28% भाग। ठीक है,
इस निम्नीकृत भूमि का 28% भाग क्या है, निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत है, ठीक है। और 56% भाग जल अपर्दन से प्रभावित है, जल अपर्दित है, ठीक है, जिससे धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में शेष भाग क्या है, क्षारीय और लवणीय, शेष भाग लवणीय और क्षारीय है, ठीक है, शेष भाग लवणीय और क्षारीय है, ठीक है। और कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैसे वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन, वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशुचारण एवं खनन के कारण भी भूमि का निम्नीकरण निरंतर हो रहा है, ठीक है। जिसमें खनन के उपरांत क्या होता है, खदानों वाले स्थानों पर गहरी गहरी खाइयाँ खोदी जाती है तथा उनसे निकलने वाले मलबे को क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके कारण से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आदि राज्यों में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र आदि राज्यों में खनन क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तथा इसके अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वो क्या है, अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि का वहाँ पर निम्नीकरण हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अत्यधिक पशुचारण के कारण वहाँ पर निरंतर क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर घट रही है, सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अत्यधिक जलाक्रांतता के कारण वहाँ की भूमि निरंतर क्या हो रही है, निम्नीकृत हो रही है, अर्थात अम्लीयता और क्षारीयता एवं लवण की मात्रा वहाँ पर अधिक निरंतर बढ़ रही है। इस कारण से वह भूमि निम्नीकरण हो रही है, वहाँ की भूमि अनुपजाऊ या बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसको किस प्रकार से, इन भू संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। भू संसाधनों के संरक्षण, भू संसाधनों के संरक्षण के उपाय देखिए कौन कौन से उपाय हैं। भू संसाधनों के संरक्षण के निम्नलिखित प्रकार के उपाय हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है, जैसे वनारोपण, अगर मनुष्य के द्वारा एक वृक्ष काटे जाएं तो उसके बदले में 10 वृक्ष तैयार किए, 10 पौधे लगा करके हरियाली वापस बरकरार रखी जाए, अर्थात वनों के अत्यधिक क्या किया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वनस्पति पर किस प्रकार का भी प्रभाव ना पड़े और वनस्पति में कमी नहीं हो, ठीक है। तो वनारोपण, चरागाहों को समुचित चरागाहों का समुचित प्रबंधन, चरागाहों का समुचित प्रबंधन, चरागाहों का समुचित प्रबंधन, ठीक है, तथा बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बंजर भूमि का
उचित प्रबंधन बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, सिंचाई पर समुचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन, समुचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण ठीक है। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है। सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। सड़कों, बांधों या नहरों के किनारों पर एवं सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है। तथा औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद 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 जल का विसर्जन किया जाना चाहिए। ठीक है। औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन किया जाना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ फसलों की उचित तरीके से कटाई की जानी चाहिए। ठीक है। आदि प्रकार से क्या किया जा सकता है, भूमि निम्नीकरण को होने से या भूमि निम्नीकरण या भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। ठीक है। आगे है बेटा मृदा संसाधन। मृदा संसाधन देखिए बेटा, मृदा संसाधन क्या है। मृदा या मिट्टी एक सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है। नवीकरण योग्य संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है तथा यह सभी प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। ठीक है। तो पौधों के विकास का माध्यम भी क्या है, मिट्टी है। ठीक है। जो कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मिट्टी एक ऐसा जीवंत तंत्र है जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात जो धरातल की ऊपरी सतह है उस पर धरातल पर उगने वाली विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों, कूड़ा करकट, उसके कारण से धरातल की जो ऊपरी उपजाऊ सतह है वही मृदा कहलाती है। ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा जो संस्तर सेल होती है एवं जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ, ये सभी मुख्य कारक होते हैं। ठीक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनद तथा अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की क्रिया में क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है।
ठीक है। तो जो मृदा बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो तत्व है वह क्या है? बहते हुए जल की क्रिया, बहता हुआ जल, ठीक है, बहता हुआ जल, पवन पवन, हिमनद, बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, ठीक है, आदि के कारण से जो क्या होती है? मृदा बनने का कार्य होता है। मृदा बनती है जब बहता हुआ जल या पहाड़ों से जब जल वर्षा का जल नीचे आता है तो उसके साथ साथ क्या लाता है? अपने साथ अवसाद बहा करके लाता है, और वो अवसाद धीरे धीरे क्या होते हैं? महीन कणों के रूप में परिवर्तित होते हुए धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? धरातल पर फैलते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अवसाद जमने से क्या है? एक उपजाऊ जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मृदा में उपस्थित जीवांश या ह्यूमस तथा अजैव दोनों ही प्रकार के पदार्थ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अर्थात मृदा क्या है? महत्वपूर्ण ह्यूमस और अजैव दोनों ही पदार्थों से बनती है, ठीक है। धरातल में या धरातल की ऊपरी सतह पर उपस्थित मृत जीवांश जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। मृत जीवांश एवं अजैव पदार्थों के निर्माण से जो ऊपरी उपजाऊ परत बनती है उसे ही मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग, उनकी गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को क्या है? निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो मृदा बनने की प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने वाले तत्वों एवं उनके रंग, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। अब यह अनेक प्रकार के उच्चाउच भू आकृतियों, जलवायु, वनस्पतियों के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में पाई जाने वाली मुख्य प्रकार की मृदा कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना करके मृदा परिच्छेदिका के या मृदा संस्तर को समझ लेते हैं। मृदा परिच्छेदिका, ठीक, मिट्टी की या धरातल की जो ऊपरी सतह है, ठीक है। यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका अर्थात मृदा संस्तर को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला संस्तर, दूसरा संस्तर, ठीक है, तीसरा और चौथा संस्तर, ठीक है। तो जो मृदा की जो ऊपरी सतह है, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका ठीक है। देखिए बेटा, इसके जो 4 संस्तर हैं, पहला ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और डी संस्तर, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका ये इसके 4 डिवाइडेशन कर रखे हैं, 4 संस्तर बना रखे हैं। जो ऊपरी संस्तर की मृदा है, ये ऊपरी संस्तर की मृदा ऊपरी संस्तर की मृदा है, ठीक है। यह सर्वाधिक उपजाऊ एवं वनस्पति भोजन की प्राप्ति इसी से करती है, ठीक है। जो ए संस्तर है यह क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ
ए संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है, तथा वनस्पति भोजन की प्राप्ति इसी से करती है। वनस्पति को भोजन की प्राप्ति, भोजन प्राप्ति कौन से संस्तर से होती है? इसी ए संस्तर से, ठीक है। उसके बाद में आता है बी संस्तर, ठीक है। यहाँ पर मृदा महीन कणों के रूप में या उपजाऊ महीन कणों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है बी संस्तर। ए संस्तर के बारीक कण जब बी संस्तर के जल के साथ घुल करके, यहाँ पर ए संस्तर के बारीक कण इस बी संस्तर में जल के साथ घुल करके आ जाते हैं, ठीक है। बी संस्तर में जल के साथ घुल करके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी संस्तर में जल के साथ ए संस्तर के बारीक कण बी संस्तर में जल के साथ घुल करके आ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पौधे बी में, यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पौधे, ठीक है। यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पेड़ पौधे क्या होते हैं? उगाते हैं, ठीक है। और लंबी जड़ों वाले पौधे भोजन प्राप्ति करते हैं, भोजन की प्राप्ति बी संस्तर से भी करते हैं, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ कि ए संस्तर के बारीक मृदा के कण क्या होते हैं? बी संस्तर में जल के साथ घुल करके आ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पौधे क्या करते हैं? बी संस्तर से भोजन की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सी संस्तर, ठीक है। सी संस्तर यह क्या होता है? मोटे कणों वाला होता है। सी संस्तर मोटे कणों वाला होता है। सी संस्तर मोटे कणों वाला एवं अनुपजाऊ होता है, ठीक है। सी संस्तर मोटे कणों वाला एवं अनुपजाऊ होता है, ठीक है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है डी संस्तर, जो कि क्या है? अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, ठीक है। अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, मोटी मोटी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मोटी मोटी अपक्षय रहित मोटी मोटी चट्टानें पाई जाती है, अर्थात ये चट्टानी संस्तर कहलाता है, चट्टानी संस्तर, ठीक है। तो इनके आकार के आधार पर भी हमें दिख रहा है कि उपजाऊ संस्तर है, जो ए संस्तर है, जहाँ उपजाऊ एवं वनस्पति को भोजन की जो प्राप्ति होती है इसी संस्तर से होती है, ठीक है। यहाँ पर चट्टानी जो डी संस्तर है उसकी तुलना में बहुत छोटा है। धीरे धीरे इस संस्तरों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन उपजाऊ जो संस्तर है वो कौन सा है? ए संस्तर है, ठीक है, जो कि इन सभी से कम है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक मृदा का वर्गीकरण, ठीक है बेटा। मृदा का वर्गीकरण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।